सुप्रभात बच्चों। आज हम आरो गद्य भाग का पाठ पढ़ेंगे स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। जन्म सन 1934, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। सम्मान: लोहिया सम्मान। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, मतलब ये बौद्ध धर्म के एक अच्छे अनुयायी रहे हैं। अब हम पाठ परिचय जान लेते हैं। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत यानी जब लेखक किसी जगह की यात्रा करके उसके बारे में वर्णन लिखते हैं। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। बच्चों, ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुन रखा होगा। स्पीति हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। जिस तरह से हम इकट्ठा बोलते हैं जम्मू कश्मीर, कुल्लू मनाली, हालांकि ये अलग अलग स्थानों के नाम है, उसी तरह से लाहौल स्पीति भी इकट्ठा बोला जाता है, लेकिन लाहौल एक अलग क्षेत्र है, स्पीति एक अलग स्थान है। तो स्पीति के बारे में लेखक ने बहुत विस्तार से लिखा है। उन्होंने पूरा बताया है कि शुरू में इसका क्या इतिहास था, कैसे अपने अलंघ्य भूगोल के जो ये दर्रे हैं जहाँ पर स्थित है, उन दर्रों के कारण और अलंघ्य भूगोल के कारण किस तरह से इतिहास में से स्पीति का वर्णन ना के बराबर मिलता है। उसके बाद अलग अलग मंडलों में इसको बदले जाना, फिर वहाँ के स्थानीय शासकों के बारे में, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के मौसम, वहाँ की फसलें, स्पीति के लोगों के जीवन यापन में आने वाली कठिनाइयाँ, स्पीति बाकी पर्वतीय स्थल से किस तरह से अलग दिखाई देता है, इस सब के बारे में लेखक ने विस्तार से बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्पीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकांश बौद्ध भिक्षुकों ने बैठ कर बहुत लंबे समय तक तपस्या की है। शायद इसी वजह से स्पीति का जो पूरा वातावरण है वो उदासी भरा लगता है। तो उन्होंने युवक युवतियों से आग्रह भी किया है कि वो स्पीति में घूमने के लिए आएँ, यहाँ पर हंसे खिलखिलाएं, ताकि स्पीति के लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ सके। यहाँ पर इसका अभिप्राय ये है कि अगर बाहरी पर्यटक स्पीति में जाएंगे तो स्पीति के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, उनका भरण पोषण होगा, और जब पेट भरा होगा तो चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाएगी। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ये ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम ही मिला है। अलंघ्य भूगोल भी इसका एक बड़ा कारण रहा है। अब तो पहले से संचार में कुछ सुधार हो गया है। पहले तो यहाँ पर दूर संचार भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, यानी लोग पहले तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल रहता था, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, और किसी तरह से जब लोग यहाँ पहुँच जाते थे तो बाकी दुनिया से फिर वो कटे हुए रहते थे। वायरलेस सेट यहाँ और काजा के बीच में खड़कता रहता था, लेकिन कभी कुछ बात सुनाई देती थी और कभी नहीं। संदेश भेजना बहुत ही मुश्किल काम था। तो वो आगे बता रहे हैं कि ये स्पीति जो है कभी लद्दाख मंडल में, कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुशर मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में, और कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। ये प्राय स्वायत्त ही रही। यहाँ पर कभी कभी कोई राजाओं का हरकारा आ जाता था। तो वो कह रहे हैं कि स्पीति की जो जनसंख्या है वो लाहौल से भी कम है।
जनसंख्या के बारे में वो बताते हुए कहते हैं 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 और 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो 1901 की जो जनसंख्या है वो तो बता रही है कि प्रति वर्ग मील में 2 से भी कम लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या बहुत ही कम है। खैर अब हम 2020 में आ गए हैं, तब काफ़ी उसमें जो हम आज ये डाटा पढ़ रहे हैं, जो संख्याएं पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव भी हुआ होगा। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि वहाँ पर पुराने समय में जब स्पीति लद्दाख मंडल में था तो वहाँ शासन जो है नोनो के द्वारा चलाया जाता था। नोनो यानी स्थानीय शासकों को कहते थे। वो स्थानीय शासक ही लोग रख देते थे, क्योंकि खुद कोई राजा आए और वहाँ के राजकाज को देखे संभव नहीं था, वहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन था। तो वो वहीं का स्थानीय शासक रख देते थे। अगर कोई समस्या होती थी तो फिर राजा के पास संदेश भिजवाए जाते थे और फिर जैसे राजा कहते थे उनकी आज्ञा का पालन होता था। उसके बाद फिर वो कहते हैं 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में रहा। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, यानी ये पूरे देश का सबसे ज़्यादा कठिनता भरा क्षेत्र है। उसके बाद फिर ये उत्तरी अक्षांश और देशांतर के बीच में इसकी स्थिति बताते हैं और कहते हैं स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। यहाँ पर स्पीति नदी का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से स्पीति नदी एक प्रसिद्ध नदी भी मानी गई है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जब स्पीति की जनसंख्या के बारे में सुना और उन आंकड़ों को देखा, स्पीति के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया, तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि इतने से लोग भी यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। मतलब जनसंख्या कम है, ये तो एक अचरज का विषय है ही, लेकिन इतने कम लोग भी इतनी मुश्किल जगह में क्यों बसे हुए हैं, मैं यही सोचने लगा। और मैंने देखा कि 8-9 महीने तक तो लोग दुनिया से कटे हुए रहते हैं, ठंड में सिर्फ ठिठुरते रहते हैं। एक ही फसल यहाँ पर उगती है और बारिश भी नहीं होती, इसलिए वनस्पति होती नहीं जिससे कि घर को गर्म रखा जा सके। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि लोग यहाँ रह क्यों रहे हैं, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। लेकिन शायद अपनी जन्मभूमि से उन्हें भी स्नेह रहा होगा जैसे हमें रहता है। शायद अपने जन्मभूमि के प्यार के कारण ही वो यहाँ से नहीं पलायन कर रहे। इसके बाद फिर वो स्पीति नदी के बारे में कहते हैं कि स्पीति की नदी के साथ साथ थोड़ा स्पीति के पहाड़ों से भी मेरा परिचय हो गया है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से भी ज़्यादा ऊंचे और भव्य हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो इन पहाड़ों पर थोड़ी उदासी, गलन, व्यथा ही दिखाई दी। यहाँ पर किसी तरह का मुझे कोई उत्साह, उल्लास और उमंग दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि स्पीति के लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, कठिनाइयों भरा जीवन है, इसलिए हर तरफ बेचैनी और परेशानी सी नज़र आती है। फिर उसके बाद वो ऊंचाई बता रहे हैं स्पीति। वो कहते हैं कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। उसके पश्चात फिर वो हिमालय श्रेणियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर स्पीति के आसपास में जो पर्वतमाला देखी है, तो मुझे लगता है कि इन पर्वतमालाओं पर जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षुक थे, वो माने मंत्रों का उन्होंने बहुत उच्चारण किया है। ओम मणि पद्मे हूम, ये माने मंत्र है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि स्पीति में ये जो इतने सारे पर्वतमाला हैं, इनको मान्य पर्वत श्रेणी का नाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुख्य तौर पर बौद्ध भिक्षुकों ने माने मंत्र का ही उच्चारण किया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं इसके बाद वो ऊंचाइयों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई गांव तो जो है वो समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं, एक दो तो 14,000 फीट की भी ऊंचाई पर हैं। ये मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है, यानी कि हिमालय के बिल्कुल मध्य में स्पीति है। उसके बारे में फिर वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके पार तो बाह्य हिमालय दिखता है, इसकी एक चोटी 23,000
64 फीट ऊंची है और इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि देश और दुनिया के युवक युवतियाँ यहाँ पर आएँ, यहाँ हंसे खिलखिलाएँ। तो ये स्पीति जो पूरी बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, यहाँ के लोग भी हर्षित हों और यहाँ पर जो एक उदासी सी पहाड़ों पर जम गई है वो पूरी तरह से गल जाए और लोगों की चेहरे पर मुस्कान आ जाए। फिर वो कहते हैं कि स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक वसंत ऋतु और फिर बाकी के पूरे समय में यानी 8-9 महीने तो सिर्फ सर्दी का मौसम ही होता है। तो वो कहते हैं कि स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में यहाँ ना फूल खिलते हैं, ना हरियाली आती है, ना कोई खुशबू होती है और यहाँ पर ठंडक भी लाहौल से बहुत ज़्यादा होती है। नदी नाले सब कुछ जमा होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, मुंह हाथ और अगर कोई हमारा शरीर का अंग जिस पे हमने कपड़ा नहीं ढका है तो वहाँ हवा कांटों की तरह चुभती है। यहाँ बारिश भी कम होती है। इसके बाद फिर वो वर्षा का वर्णन, कालिदास का वर्षा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से कालिदास ने बारिश का वर्णन किया है बहुत सुंदर तरीके से, स्पीति के लोग शायद जानते भी नहीं होंगे कि जब इतनी बारिशें पड़ती हैं तो प्रकृति का क्या सौंदर्य होता है, क्योंकि स्पीति में बारिश ही नहीं होती और नाक के बराबर बारिश होती है। तो उन्हें नहीं पता कि नदियाँ कैसे लबालब भर जाती हैं, बादल कैसे बरसते हैं, हाथी कैसे चिंगाड़ते हैं, जंगल कैसे हरे भरे होते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें शायद स्पीति के लोगों ने कभी देखी ही नहीं होंगी। इसके बाद फिर वो यहाँ की फसलों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, सिर्फ यही फसलें उगती हैं और जो सिंचाई के साधन हैं वो सिर्फ पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। तो बस यही है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई स्पीति में आके जल उलीचे तब जाकर यहाँ पर ठीक तरह से कोई फसलें उगेंगी, कोई सब्जियाँ उगेंगी, कोई फल उगेंगे। तो वो कहते हैं कि स्पीति में इतना ज़्यादा ठंड की अधिकता है और बारिश की कमी के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन रात को हम लोग काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, बाहर कुछ ऐसा लगा खिड़की पर कुछ आवाज़ हो रही है। मैंने खिड़की खोली और लैंप की लो ऊंची की तो देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। और वो कहते हैं कि अगले दिन सुबह लोगों ने बताया कि स्पीति में बारिश आना एक सुखद संयोग होता है, एक अच्छी घटना माना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पाठ का अंत किया। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि अभी हमने पाठ में पढ़ा, पहले ही जो पेज था इस पाठ का उसमें लिखा था कि स्पीति जो ऊंचे दर्रों के बीच में जो स्पीति स्थित है, इसकी भौगोलिक जिस तरह की स्थिति है और दुर्गम क्षेत्र है, अलंघ्य भूगोल है, ये सारी चीज़ें मिलकर ये कारण बनती हैं कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे, यहाँ के बारे में वो क्या लिखें, स्थानीय शासक ही सब कुछ देखते थे, राजा भी यहाँ पर नहीं जल्दी से आते थे। और इस तरह से वो कहते हैं कि कभी ये लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर, कभी भूशर, कभी पंजाब, कभी कुल्लू मंडल में बार बार जो इसका स्थान परिवर्तित होता रहा, उस वजह से भी किसी के इतिहास में भी ठीक ठाक इसका वर्णन नहीं मिल पाया। दूसरा प्रश्न, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? सबसे पहली बात, स्पीति में बारिश ही नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति नहीं है। 2 किस्म की ही यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। 2 किस्म का जौ है, गेहूँ है, मटर और सरसों, सिर्फ यही है जो साल भर वो उगाते हैं और खाते हैं। तीसरी बात, वनस्पति ना होने के कारण लकड़ी की कमी रहती है, लोग ठंड में ठिठुरते रहते हैं और घर को गर्म करने के लिए वो लकड़ी भी नहीं जला सकते। चौथी बात, बाकी दुनिया से कटे हुए रहते हैं। 8-9 महीने तक तो ठीक तरह से फ़ोन भी काम नहीं करते, कोई सामान जो उनको मंगवाना होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है इसलिए सामान भी महंगा हो जाता है और उनको खुद ही ढोकर लेकर जाना होता है। पहाड़ों पर जो लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर चीज़ के लिए साधन कर सकें। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ इसका जो भूगोल है, इसकी वजह से लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते, जल्दी से आना पसंद नहीं करते हैं, पर्यटक नहीं आते, इसलिए इन लोगों को व्यवसाय भी नहीं मिलता है। तो ये उनके आम दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेखक मानस श्रेणी का नाम
बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों हैं? क्योंकि लेखक स्वयं एक बौद्ध अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में और बौद्ध भिक्षुओं ने कहाँ बैठ बैठ कर ज़्यादा तपस्या की उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। तो वो ये भली-भांति जानते थे कि स्पीति की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर बहुत बौद्ध भिक्षुकों ने बैठकर माने मंत्र का उच्चारण किया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतना ज़्यादा माने मंत्रों का उच्चारण हुआ है कि मुझे लगता है कि इस पूरी पर्वत श्रेणी का नाम ही माने पर्वत श्रेणी रख देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि मैं जब स्पीति में आया, मैंने स्पीति नदी को देखा, स्पीति के पहाड़ों को देखा, तो मुझे यहाँ पर एक तरह की उदासी दिखाई दी। मुझे लगा कि चारों ओर कुछ ना कुछ बेचैनी है, कुछ परेशानी है। स्पीति के लोग खुश नहीं है, उमंग और उत्साह से भरे हुए नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ का पर्यटन जो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने नहीं आते, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा है। जो पहाड़ी लोग होते हैं, पर्यटन उनके व्यवसाय का सबसे अहम हिस्सा होता है। उसी की वजह से वो बाकी के अपने महीनों में ठीक तरह से खा पाते हैं। तो वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि बाकी देश के जो लोग हैं, युवक युवतियाँ हैं, स्पीति पे आएँ, हंसे खेले किल्लोल करें, ताकि स्पीति के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ सके, यानी इनको भी व्यवसाय मिल सके। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक ने बताया कि स्पीति का जो भौगोलिक जिस तरह से स्थिति है, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। सूखी ठंड पड़ती रहती है, ठंड भी ऐसी जो गलन वाली ठंड होती है। यानी अगर हम अपने मुंह, आँख, मुंह को और हाथों को बिना ढके बाहर निकल जाएं, तो वहाँ की जो ठंडक है वो सुई की तरह चुभती है। वहाँ पर बाकी पहाड़ी स्थानों की तरह पल में बारिश, पल में धूप नहीं होती है। हर वक्त सूखी ठंड पड़ती रहती है, जिसकी वजह से वनस्पति नहीं मिलती है। वहाँ पर लकड़ी की समस्या है, फसलों की समस्या है, और वही एक सबसे बड़ा कारण है कि पर्यटक भी यहाँ नहीं आते। इसलिए जब यहाँ बारिश होती है तो वो लोगों के लिए एक सुखद संयोग की तरह ही होती है। अगला क्वेश्चन, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस तरह से भिन्न है? नंबर 1, यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। बाकी पर्वतीय स्थलों पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जितने पहाड़ी स्थान होते हैं, वहाँ पर प्रकृति का रूप पल पल बदलता रहता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फबारी, लेकिन स्पीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, यहाँ बाकी पर्वतीय स्थलों में हमें खाने की बहुत सुविधा होती है। जितने भी पर्यटक आते हैं, अपनी रुचि और योग्यता के अपने बजट के अनुसार वो कुछ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन स्पीति में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, बाकी जितने भी पर्वतीय स्थल हैं, वहाँ पर जाना बहुत आसान है। हर तरह के साधन मौजूद रहते हैं। हम अपने पैसों को देख करके चाहे हम अपनी कार से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या बाय एयर जाएं, जैसे भी हो हम जा सकते हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं। पर स्पीति का में पहुँचना बहुत ही कठिन है। और फिर अगला पॉइंट कि यहाँ पर दूरसंचार की बहुत ज़्यादा अव्यवस्था रहती है, नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जल्दी से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये इतने सारे जो स्पीति के लिए हम कमियां बता रहे हैं, उस सब का एक अच्छा फ़ायदा ये भी स्पीति को मिला हुआ है कि बाकी जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर पर्यटकों ने जा जाकर प्रदूषण कर दिया है, दूषित कर दिया है पहाड़ों को, बर्फ़ों को, लेकिन स्पीति का नैसर्गिक सौंदर्य वैसे का वैसे विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर पर्यटक ना के बराबर आते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रदूषण भी ना के बराबर ही है। तो इस तरह से स्पीति बाकी पर्वतीय स्थलों से बहुत अलग है। तो ये पाठ हमारा हो गया है, अगला पाठ हम बाद में करेंगे।